हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET हिंदी मीडियम चैनल। मैं रोशन सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस शानदार से चैनल में, जहां पे पढ़ते हैं हम शानदार से फिजिक्स और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रोज हम करते हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस बार अपना क्लास 12th का एग्जाम दे रहे हैं और चाहते हैं कि सबसे कहना क्वेश्चन हमारे साथ करें, यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे साथ करें, तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इस वीडियो पे अपनी पकड़ मजबूत बना लीजिए, क्योंकि अगले 1-1.5 घंटे हम जो है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न आपके लिए आपकी स्क्रीन पे मैं प्रस्तुत करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों देख के आपकी हंसी छूट रही होगी कि अरे सर इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। तो देखिए बच्चों, जो आपका यूपी बोर्ड का एग्जाम है ना, उस एग्जाम में ऑप्शन वाले भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और विदाउट ऑप्शन वाले भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अर्थात अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न, ये सभी का मिक्सचर आपके पेपर में रहता है। तो मैं आपको केवल बहुविकल्पी क्यों कराऊं, बताइए। पहला क्वेश्चन आपके लिए जो है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बच्चों 2020 में आया है। ये देखिए ना, क्वेश्चन को सही तरीके से आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता का विमीय समीकरण लिखिए या निकालिए। है किसी के अंदर हिम्मत तो मुझे बताइए। अच्छा, आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, इससे कुछ समझ आ रहा है क्या बच्चों? इससे अगर आपको कुछ समझ आ रहा है तो बताइए किस नियम की याद आ रही है? कोई चचा की याद आ रही होगी, और वो कौन है? कुलाम सर। वो कौन है बच्चों? कुलाम चचा। कुलाम चचा का नियम तो आपने पढ़ा होगा। कुलाम चचा का नियम कब लगता है? जब दो आवेशों के मध्य हमें वैद्युत बल निकालना होता है। तो एक चीज तो आपने यहां से समझ लिया, और इस नियम की सहायता से, अर्थात कुलाम के नियम की सहायता से, हमें विद्युतशीलता का मात्रक और समीकरण लिखना है। वास्तव में विमीय समीकरण ही लिखना है, विमीय सूत्र एक तरीके से निकालना है। लेकिन हम ठहरे बाजीगर इंसान हैं भाई, आप और हम क्या हैं? बाजीगर हैं। तो वो कहते हैं ना, कौन सा गाना है बाजीगर वाला, आप बेहतर जानते होंगे बच्चों, बताएंगे आप। कुलाम का नियम सबसे पहले लिखते हैं, ज्यादा खुश नहीं हुआ जाता, इसीलिए कुलाम का नियम। कुलाम का नियम, हम इसको कुलाम का नियम यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं? ताकि हमें फॉर्मूला हमारे दिमाग में फटाक से आए और इस फॉर्मूले से हम सटाक से विमीय सूत्र निकाल पाए। हमारे दिमाग में फटाक से फॉर्मूला क्या आया भाई? कि जो लगने वाला बल F होता है वो होता है कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 और अपॉन R²। और यहां से बच्चों हम क्या करेंगे? सटाक से हम इस एप्सिलॉन 0 को यहां, इस F को वहां कर देंगे। क्यों सर यहां वहां कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों हमें एप्सिलॉन 0 का मात्रक और विमीय सूत्र निकालना है, और विमीय सूत्र के लिए मात्रक पता होना चाहिए बच्चों आपको। मात्रक नहीं पता रहेगा तो कैसे निकालेंगे? तो इसलिए इस एप्सिलॉन 0 को हमने यहां कर दिया, तो ये क्या हो गया? 1/4 पाई F और इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। अब यहां पे बच्चों जैसे ही हम एप्सिलॉन 0 का मात्रक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर है Q1 Q2, यानी कि कुलाम इंटू कुलाम। तो कुलाम इंटू कुलाम क्या हो जाएगा? कुलाम स्क्वायर। और प्रति, ये 4 पाई क्या है? एक नियत राशि है। तो नियत राशि है तो इसका कोई मात्रक नहीं होता, तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन और इंटू मीटर स्क्वायर। तो कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं बच्चों, क्योंकि अभी क्वेश्चन में वास्तव में जो पूछ रहा है वो आपने नहीं निकाला है। आपने ये निकाल के अपने दिमाग में ये प्रदर्शित कर दिया कि सर ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होता है? तो कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब हम वास्तव में करेंगे सॉल्व, और वो क्या है? एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र। तो कैसे निकालते हैं भाई? एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र निकालने के लिए जो आपको मात्रक मिला है कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, उसको यहां पे लिख दीजिए। और आपको बच्चों पता है कि कुलाम आवेश I × T होता है, आवेश का फॉर्मूला। तो A × T आवेश की जगह पे हो जाएगा, तो A
टी और आवेश का स्क्वायर, कूलाम का स्क्वायर है तो AT का स्क्वायर, और बटे में न्यूटन को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, MLT पे -2 और इनटू मीटर स्क्वायर है बच्चों, मीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, L2। तो अब यहाँ पे हम ऊपर इसको लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा M पे -1, L पे कितना हो जाएगा 2 और 1 3, और ऊपर जाएगा तो L पे -3, T पे 2 क्योंकि माइनस में नीचे है, ऊपर जाएगा तो T पे +2, और कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या बच्चों, T पे +2 ऊपर जाएगा तो, और यहाँ पे भी 2 है तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा T पे 4 और A पे कितना हो जाएगा, A पे 2। तो ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका एप्सिलॉन जीरो का विमीय समीकरण यानी कि विमीय सूत्र। तो इस तरीके से बच्चों आप याद रख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के, है ना। कूलाम के नियम के द्वारा आप विमीय सूत्र निकाल सकते हैं एप्सिलॉन जीरो अर्थात वैद्युतशीलता का। आप सभी बच्चे जानते हैं कि ये जो वैद्युतशीलता है उसी को हम एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं, एप्सिलॉन जीरो से दर्शाते हैं। कितनी बात है बच्चों पता लगी आपको, एक सिंगल क्वेश्चन का यही तो है, यूपी बोर्ड की खूबसूरती यही है कि आपको एक एक क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चंस तैयार होते जाएंगे। अब कुछ होशियार स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी क्लास को छोड़ के चले गए होंगे, अरे सर तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन नहीं करवा रहे, ऐसे क्वेश्चन जिनमें 4 ऑप्शन होंगे वो नहीं करवा रहे, वो तो वहां पे देखने को मिल रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट्स देखिएगा कम नंबर आएगा उनका, क्योंकि वो इधर उधर दौड़ते रहेंगे। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन के माध्यम से ढेर सारी आपको बातें बता दी, जैसे कूलाम का समीकरण, इसका मात्रक, इसका विमा, ये सब कुछ आपने इस क्वेश्चन के माध्यम से बच्चों देख लिया, देखा आपने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्या मतलब सर आप केवल बहुविकल्पी क्वेश्चन नहीं कराएंगे क्या, अब मुझे भी गुस्सा आ रहा है। अरे नहीं बचवा, अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थ्योरेटिकल लेवल के हैं, उनको करा लूं, फिर बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी दूंगा। नाराज क्यों होते हैं, पढ़िए क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बच्चों मैं इसलिए लेके आया हूं ताकि ये क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आपको समझ आए। ओके चलिए इंपॉर्टेंस समझने चलते हैं भाई। इंपॉर्टेंस अगर आप समझेंगे इस क्वेश्चन का तो आप देखिए, ओ माय गॉड, इतनी बार 2005, 2008, 2009, 2016, 2022 इतनी बार पूछा गया है क्वेश्चन। है क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए, यानी इसकी परिभाषा लिखिए तथा इसके द्विध्रुव आघूर्ण का भी हमें सूत्र लिख के बताइए। या फिर अथवा मतलब या फिर ये क्वेश्चन एक और तरीके से पूछ सकता है, और पूछा भी गया है 2016, 8 और 15 में, कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। और या करके ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। सिंपल। इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं 3-4 चीजें आपको बताने वाला हूं। जैसे सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, उसका आघूर्ण क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है, उसकी विमीय सूत्र क्या होता है, ये सब चीज। यानी कि देखने के लिए तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन आपका 3 नंबर भी तैयार होगा, 2 नंबर भी तैयार होगा और 1 नंबर तो बहुत सारे तैयार हो जाएंगे। सो देखिए बच्चों, आपको मैं एक चित्र बनाता हूं और यहां पे चित्र के माध्यम से ही इसकी परिभाषा आपको याद करवा देता हूं। अगर 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश, एक -q आवेश, एक +q आवेश, ये दोनों परिमाण में बराबर हैं परंतु चिन्ह में विपरीत है, तो जब 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी, मान लेते हैं d दूरी पर स्थित होते हैं, तो ऐसे निकाय को, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ये क्या है बच्चों, ये है आपका वैद्युत द्विध्रुव है बच्चों। क्या है ये, वैद्युत द्विध्रुव है। मजा आया, मजा आया कि नहीं, बिल्कुल मजा आया सर। अच्छा आघूर्ण क्या है सर, क्योंकि आघूर्ण का डिमांड बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मैंने कहा मेरी तरफ देखो, आपने मेरी तरफ देखा तो मैंने आपको समझा दिया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो बच्चों मेरी तरफ, सर आप तो बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, अरे रुको भाई सब्र तो करो, अब देखो मेरी तरफ। बच्चों देखो, इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण ले लीजिए तो दोनों बराबर हैं, शुरू में ही मैंने बताया, तो कोई भी का परिमाण मैंने ले लिया q, और इनके बीच की जो दूरी है उसको आप ले लो
और इनका आपस में गुणा कर दो तो यही क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। किसको सर? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं और P बराबर होता है Q इंटू D। समझ आया? बिल्कुल समझ आया सर, बहुत बढ़िया। अब लगे हाथों एक नंबर के 2 क्वेश्चन यहां पे बता देता हूं। अरे तार की ऐसी की तैसी, हाँ जी, तार बार बार पैर में फंस रहा है बच्चों। अब चलिए देखिए, यहां पे देखेंगे अगर आप जब भी एक्साइटेड स्टेट में पहुंच रहा हूं, खांसी मुझे डाउन कर दे रहा है कि अरे मास्टर रुको, गड़बड़ वाली बात नहीं, ज्यादा तेज नहीं। अब यहां पे देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। अगर आप मात्रक देखना चाहेंगे बच्चों तो मात्रक क्या होता है? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक जो होता है वो होता है आवेश का मात्रक गुणे दूरी का मात्रक। यानी आवेश का मात्रक होता है बच्चों कूलाम और दूरी का मात्रक क्या होता है बच्चों? मीटर। तो कूलाम मीटर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? कूलाम मीटर। इसका बच्चों विमीय सूत्र भी कई बार पूछ देगा। विमीय सूत्र कि अच्छा ये बताइए कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या होता है? तो कैसे निकालेंगे? आवेश का विमीय सूत्र गुणे लंबाई का विमीय सूत्र। तो आवेश का तो आप जानते हैं बच्चों AT होता है और लंबाई का क्या होता है? L होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? विमीय सूत्र LAT। सिंपल सिंपल बच्चों। इस तरीके से आप हर चीज विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित याद कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। पहला काम क्या करना है? पहला काम करना है कि जब 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी यानी कुछ दूरी पर स्थित हों तो ऐसे निकाय को, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, सॉरी गलत बोल दिया, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं बच्चों, है ना। और इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहते हैं। इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं और P बराबर होता है फॉर्मूला Q इंटू D। इसका मात्रक जो होता है बच्चों वो होता है कूलाम मीटर। इसका विमीय सूत्र होता है LAT। समझ आया बच्चों? ईमानदारी से बताइए। ईमानदारी सर्वोच्च नीति है, तो इस नीति को जो भी याद रखेगा वो कभी गलती नहीं कर सकता। ओके, वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया अब। ओ माय गॉड सर, आपने जो है वो MCQs लेते आए, वाह वेरी गुड। तो आपकी हाई डिमांड पे बच्चों 2022 वाला सबसे ताजा और महंगा MCQs मैंने आपके स्क्रीन पे रख दिया है, रख नहीं धर दिया है। तो इस धरे हुए MCQs का आंसर दीजिए फटाफट। इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से कि 2 आवेशों के बीच F न्यूटन का स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। 2 आवेशों के बीच, तो आप सीधे समझ जाइए बचवा कि वो दोनों आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल कार्य कर रहा है। इसका मतलब कूलाम का नियम लगेगा। और आवेशों को अगर K परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तब यह बल होगा। तब यह बल कितना होगा? 4 ऑप्शन बच्चों आपके स्क्रीन पे है, जरा जल्दी से मुझे आंसर दे दीजिए। और देखना दिलचस्प होगा कि 2022 वाले क्वेश्चन को कौन कौन स्टूडेंट सही तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं। और बच्चों देखिए, अगर आपने 2022 के क्वेश्चन को सॉल्व कर डाला तो निश्चित तौर पे आप 2023, 2024, 2025 में बवाल मचाने वाले हैं। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं एकदम बवाल मचेगा, है भाई? बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें कि ये दोनों आवेशों के बीच अगर F न्यूटन का स्थिर वैद्युत बल लग रहा है तो वो F न्यूटन का वैद्युत बल क्या हो जाएगा? तो 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल का सूत्र आप जानते हैं, कूलाम के नियमानुसार यहां पे लिखेंगे क्या? 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल, 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल, 2 आवेशों के बीच जो लगने वाला बल F होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R², इसके बराबर। समीकरण नंबर 1।
बट बच्चों अगर आप इसमें देखेंगे ध्यान से तो कह रहा है कि यदि उन्हीं आवेशों को के परावैद्युतांक के किसी माध्यम में रख दिया जाए तब क्या होगा। तो जब हम उन्हीं आवेशों को के परावैद्युतांक के माध्यम में रखेंगे तो हो जाएगा बचवा क्या, बवाल। और बवाल क्या हो जाएगा कि जो ये वायु में रखने पर ये जो बल मिल रहा है, अब अगर के परावैद्युतांक के माध्यम में, के परावैद्युतांक के माध्यम में जो बल लगेगा वो क्या होगा बच्चों, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहां पे लिख दीजिएगा एप्सिलॉन 0 के, क्योंकि ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं बच्चों के परावैद्युतांक वाले माध्यम में इस पे लगने वाला बल का सूत्र की गणना। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को देखिए। ये जो समीकरण नंबर 1 की वैल्यू है उसको आप 2 में उठा के पटक दीजिए। तो जैसे ही पटकेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, इस के को भूल जाइए कि जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। तो ये जो जिंदगी है बच्चों वो इसकी है भाई। तो इसको आप यहां पे रख दीजिए फटाफट F, और बटे में सिमरन को भी रख दीजिए यानी के। तो F बराबर F बटा के, यानी जो बल होगा वो बल और परावैद्युतांक के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे करेक्ट जवाब के रूप में, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी बल और बटा सिमरन। क्या मतलब सिमरन सर, सिमरन मतलब परावैद्युतांक। क्लियर बात, वेरी गुड। अरे मजा आ रहा है भाई, क्या मतलब मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया बच्चों। अब सर न्यूमेरिकल भी आप देते हैं क्या, मैंने कहा हल्के में ले रहे हो क्या भाई, हैं गड़बड़ वाली बात नहीं, फटाफट न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। 2011-2016 में बवाल न्यूमेरिकल पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, मैं हट जाता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। है भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकुलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए। जिस तरीके से अगर आप कहीं गांव में रहते हैं और कहीं दूर का न्योता आ गया तो उसको खाने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, दोस्त को जुगड़ियाना पड़ता है। चलो चलो वहां पे मिलेगा बहुत 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 वीआईपी खाना है, वहां पे रसगुल्ला भी है, तुम्हें पता है। अब जैसे ही आपने रसगुल्ला का नाम लिया वो अपना मोटरसाइकिल लेके आपके घर हाजिर हो चुका है। अब आप उसके साथ जा सकते हैं, है कि नहीं। तो आपने तो सेटिया लिया जुगाड़, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए जुगाड़ कैसे सेटिया जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए जो सबसे परफेक्ट तरीका है वो ये है कि इसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला अगर हम पकड़ लें तो हम इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। कैसे पकड़ाएगा वो फॉर्मूला, आप अगर पढ़े होंगे, जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो वो फॉर्मूला आपको याद आ जाएगा। और वो क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, क्या मतलब सर, आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, ओके। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अगर देखेंगे बच्चों तो वो होता है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और जो बच्चे अगर आर स्क्वायर पे ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे हैं कमेंट में, वो मेरी तरफ से एक झापड़ लगा दीजिए, क्योंकि आर स्क्वायर नहीं होता है, आर होता है सिर्फ। स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ आर होता है। समझ आया। सभी वैल्यू को उठा के और इस फॉर्मूले पे पटक दीजिए, डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा। आइए पटकते हैं बच्चों। तो पटकने के लिए आपको सभी चीज लिखना तो पड़ेगा ना भाई कि क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में। तो आइए लिखते हैं, वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे, यानी आर का मान दिया गया है बच्चों कितना, 1 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए, आर बराबर हो जाएगा 1 × 10⁻² मीटर। प्रत्येक 1 माइक्रोकुलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेश, प्रत्येक 1 माइक्रोकुलाम के, यानी Q1 का मान भी और Q2 का मान भी, दोनों का 1 माइक्रोकुलाम है। तो Q1 बराबर Q2 बराबर 1 × 10⁻⁻6 कुलाम। कुलाम में हमने बदल दिया माइक्रोकुलाम को।
और कुछ दिया गया है? नहीं दिया गया है। और हमको यही चाहिए भाई, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान तो पता है हमें। तो आइए रखते हैं। अब जैसे ही ये फॉर्मूला यहां पे हम उपयोग करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? u बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को 9 गुणे 10 की घात 9 रखिए, और गुणे 1 गुणे 10 की घात -6, एक ही है ना? हाँ। और गुणे 1 गुणे 10 की घात -6, और बटे में r है बच्चों, तो यानी कि 1 गुणे 10 की घात -2। अब आप देखिए बच्चों, सॉल्व करिए। u बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9, और गुणे 6 और 6 12, और 12 में +2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 10, 10 की घात 10 -10, अरे -10 होगा बच्चा, -10। अब -10 में से +9 को जोड़ दीजिए तो -1 बचेगा। तो u बराबर 9 गुणे 10 की घात -1, यानी कि 9/10। 9/10 मतलब बच्चों u का मान 0.9 जूल आ गया। समझ आया? एकदम परफेक्ट है, ये एकदम परफेक्ट है। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जितने भी बच्चों ने दिया सभी को मैं सम्मानित करना चाहूंगा। कहां हैं सभी बच्चे? आइए मेरे पास है भाई, एकदम सम्मानित किया जाएगा बच्चों, और वो भी शॉल के माध्यम से। मैं रोज सम्मानित करता हूं सभी बच्चों को जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं। क्या मतलब सर, आप फेंकते बहुत हैं? ठीक है, ओके, फेंकना जरूरी है बच्चों। आजकल की दुनिया में अगर आप फेंकते नहीं हैं तो फिर दिक्कत वाली बात है, फेंकना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए बच्चों। ये समझ आया कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और फॉर्मूला तो आप घोर के पी जाइए। एक काम करिए, एक पुड़िया में क्या करिए, एक पेज में फॉर्मूला लिखिए, उस फॉर्मूले को गटक जाइए। अरे वैसे नहीं गटकना है, पता चले कि कल बहुत सारे बच्चे फॉर्मूला लिख के और गटक रहे हैं तो फिर मुझे पकड़ा जाएगा कि कौन है टीचर रोशन पांडे, पकड़ो उसको। मेरा बेटा जो है वो फॉर्मूला लिख के पी रहा है। फॉर्मूला लिख के ऐसे करके पीने का मतलब यह है कि उसको प्रैक्टिस करके अपने दिमाग में बैठा लीजिए, है कि नहीं? वो मैंने मुहावरा के माध्यम से आपको बताया, है कि नहीं? ओके, नहीं तो वो वाली मुहावरे की बात हो जाएगी कि घर की मुर्गी दाल बराबर। ऐसा थोड़ी है, घर की मुर्गी भी जो होती है वो भी चिकन का ही स्वाद देती है, वो दाल के बराबर कैसे हो जाएगी? लेकिन कहावत है एक, उसी तरीके से मैंने अपनी कहावत आपके सामने रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे गया। अब क्वेश्चन देखिए जरा। क्वेश्चन कह रहा है कि 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है अगर, तो आवेशित करने में संचित ऊर्जा कितनी होगी? बताइए आंसर। क्वेश्चन ये जो दिया गया है ये 2016 का हिट लिस्टेड क्वेश्चन है। 2016 में ये क्वेश्चन ने कहा कि आज तो एकदम बवाल करेंगे हम, तो 2016 में ये क्वेश्चन ने बवाल मचाया है बच्चों। तो अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना रुतबा दिखा देना है कि अरे तुम ही न थे जो 2016 में बहुत बोल रहे थे, तुमको हम 1 सेकंड में सॉल्व कर दिए। सॉल्व करके बताइए बच्चों क्या होगा आंसर। 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक अगर आवेशित किया जाता है तो उसमें संचित ऊर्जा कितनी होगी? सबसे पहले बच्चों तो आप फॉर्मूला बताइए। सबसे पहले क्या बताइए? फॉर्मूला कि कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा, और जिसने फॉर्मूला बता दिया वो इस क्वेश्चन को कर देगा सॉल्व। तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या मतलब फॉर्मूला भी तो बच्चों तभी तो याद आएगा जब आप गिवन दैट लिखेंगे, हैं? फॉर्मूला भी तो तभी याद आएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। तो क्या क्या दिया है भाई? माइक्रोफैरड धारिता वाले, यानी कि गिवन दैट में C का मान दिया गया है। C क्या है भाई? C है आपका संधारित्र की धारिता। तो C बराबर दिया गया है कितना? 100 माइक्रोफैरड। 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, यानी कि 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, यानी कि 10 वोल्ट यहां पे दिया गया है। तो इसमें संचित ऊर्जा U का मान कितना होगा?
तो इसके लिए बचवा ये 100 माइक्रोफैरड जो है इसको हमें फैरड में बदलना है, और इतिहास गवाह है कि माइक्रो को अगर बदलना होता है तो 10 की घात -6 से हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 100 माइक्रोफैरड को हमने बच्चों क्या कर दिया, फैरड में बदल दिया। लेकिन अभी भी तो हमें ये चीज पहचानना है कि इसको लेके कौन जाएगा। भाई डोली तैयार है लेकिन दुल्हनिया कहाँ है, किसको लेके जाना है, तो वो जो लेके जाएगा वो कौन है, ये दूल्हा इधर है। U बराबर 1/u, U क्या है, स्थिति संचित ऊर्जा। U बराबर क्या है, 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर। ये क्या है बच्चों, संधारित्र में संचित ऊर्जा को निकालने का सूत्र है। इस सूत्र को आप एक बार अच्छे तरह से देख लीजिए, इस तरीके से देख लीजिए कि इस सूत्र से प्यार हो जाए। और जब किसी से प्यार होता है तो वो जल्दी भूलता नहीं है बचवा। तो जैसे ही आपको इससे प्यार होगा तो ये सूत्र आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा। इसलिए आपको क्या कर देना है, इस सूत्र से प्यार कर लेना है। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सूत्र इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएगा आपको। ठीक है, इनफैक्ट आपको सभी सूत्रों से प्यार कर लेना है ना, सभी सूत्र जितने भी फिजिक्स में हैं, बिल्कुल आप जो है वो बवाल मचा देंगे। क्या सर आपने भी प्यार किया है क्या सूत्रों से? बिल्कुल, तभी तो मैं सॉल्व करा रहा हूं आपके सामने हैं। मेरी प्यार बहुत दिन की है ये सूत्रों के से, कुछ गलत मत समझिएगा, सूत्र से मैं कह रहा हूं। ओके, अब चलते हैं बच्चों, हम इसमें पुट करते हैं C और V का मान। तो U बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, और C का मान कितना है भाई, 100 × 10 की घात -6, और इंटू V स्क्वायर। बच्चा V का मान है 10, तो स्क्वायर है तो 10 × 10। अब 10 का ज्यादा ही कुछ हो गया भाई, ज्यादा ही 10 की चर्चा हो रही है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो 1/2 और इंटू यहाँ पे देखिए ना बच्चों, 10 की घात 2 और 10 की घात 2, 10 की घात 4, और 10 की घात 4 में से 10 की घात 6 जाएगा तो 10 की घात -2 बच जाएगा, क्योंकि ये प्लस में 4 है और ये माइनस में 6 है। तो 10 की घात -2 बच जाएगा, और 10 की घात -2 मतलब 1/100। क्या हो जाएगा बच्चों, 1/100। यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और गुणे 1/100। अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन को तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि 1/2 मतलब 0.5 और 1/100 मतलब बच्चों क्या, 10 की घात -2। तो 0.5 × 10⁻⁻2 और जूल। क्या ये ऑप्शन आपके, क्या ये ऑप्शन मतलब ये आंसर आपके ऑप्शन में दिया है? क्या मतलब सर नहीं दिया है, आपने गलत किया। आप हंस रहे हैं बच्चों मेरे ऊपर, पकड़ो कौन है वो जो मेरे ऊपर हंसा। अब अगर आप ये नहीं है तो कुछ और हो सकता है। 10 जैसे ही बच्चों आप हटाएंगे, बटे में आ जाएगा 10, और बटे में जैसे ही 10 आया तो ये 10 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 10 की घात -3 जूल। और क्या अब आया है, और अब नहीं आएगा तो मैं लाठी लाने जा रहा हूं। और क्या मतलब सर आ गया है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही बात है बच्चों, एकदम आपके सामने आपका आंसर झगमगा रहा है। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहां पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो कुछ बच्चे जो है वो इसी को टिक कर देंगे, लेकिन ऑप्शंस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है, तभी जाके आप किसी भी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मजा आया बच्चों, मजा आया कि नहीं? ओके, एक चीज यहां से और आपको सीखने को मिलती है और क्वेश्चन बन जाएगा यहीं से कि संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला मतलब मात्रक क्या होता है। तो संधारित्र की जो धारिता का मात्रक होता है वो क्या होता है बच्चों, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं फैरड। क्या होता है, फैरड। फैरड जो है वो संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया बच्चों। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए। समविभव पृष्ठ क्या होता है बताइए। यह क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जा सकता है। समविभव पृष्ठ की परिभाषा, चित्र सहित इसका वर्णन करिए। तो कौन वर्णन करेगा, सबसे पहले बताइए फटाफट। समविभव पृष्ठ, अगर आप इस टर्मिनोलॉजी को मतलब जो लिखा है उसी को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप इसका आंसर फटाफट से दे पाएंगे, अन्यथा आप नहीं दे पाएंगे। तो अगर बच्चों आप देखें यहां पे ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है।
और अगर मैं सम विभव को अगर मतलब लिखूं यहां पे, तो क्या लिख सकता हूं, सम प्लस विभव। और सम मतलब होता है बच्चों क्या, सम मतलब क्या होता है, सम मतलब होता है समान, और विभव मतलब, तो विभव मतलब तो सर विभव ही होता है। तो सम विभव यानी कि ऐसा पृष्ठ, एक ऐसा पृष्ठ हम ले लेते हैं जिस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, इस बिंदु पर भी विभव का मान कांस्टेंट है, इस विभव, यहाँ पे भी विभव का मान कांस्टेंट है यानी समान है, यहाँ पे भी विभव का मान समान है। तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, सम विभव पृष्ठ कहलाता है। तो 2 लाइन लिखिए देते हैं बच्चों ताकि आपको याद रहे। ऐसा पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, विभव का मान समान होता है, समान होता है, विभव का मान समान होता है, सम विभव पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, सम विभव पृष्ठ, सम विभव पृष्ठ कहलाता है, कहलाता है, सम विभव पृष्ठ कहलाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, क्या कहलाता है बच्चों, सम विभव पृष्ठ कहलाता है। और सम विभव पृष्ठ के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि विभव समान है। तो विभव समान है तो 2 बिंदु मान लीजिए ए और बी है, तो वी बी माइनस वी ए करेंगे जैसे ही, तो दोनों का विभव समान है तो विभवांतर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पॉइंट सभी बच्चों को याद रखना है ताकि कोई दिक्कत ना हो आगे चल के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया बच्चों, अब ये लीजिए। इस क्वेश्चन से बच्चों आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, मैं बहुत सारी चीजें आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है। क्वेश्चन पहले पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि लॉजिक निकाय निरूपित करता है। एक चित्र में लॉजिक गेट दिया गया है और इस लॉजिक गेट से अगर भेंट आपकी हुई है तो बताइए कि यस सर, इस लॉजिक गेट से तो मुझे, मेरी मुलाकात आज से पिछले 6 महीने की बात है, हुई थी। उसके बाद मैंने न किताब खोला न कॉपी खोला और आज आपका लेक्चर देख रहा हूं। क्या मतलब ये सही है? तो बताइए बच्चों, ये वाला लॉजिक गेट कौन से गेट को निरूपित करता है? नैंड गेट को, और गेट को, एंड गेट को, या नॉट गेट को? बताइए, बताइए जल्दी से। देखिए 3 ही मूल लॉजिक गेट होते हैं जिसको आपको अच्छे तरीके से याद रख लेना है। एक तो और गेट, एक होता है आपका एंड गेट, और एक होता है आपका नॉट गेट। ये तीनों अगर आपको याद है तो बेसिक तो आपका एकदम क्लियर है। तो इसमें ये जो है बच्चों वो ओआर गेट है, और गेट, ओआर गेट है ये। और ओआर गेट को कैसे बनाना है ये आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। तो ये जो लॉजिक निरूपण है ये किसका है? ये है ओआर गेट का, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक चीज और यहां पे लगे हां तो कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं कि ये जो चित्र है बच्चों ये किसका है? ये जो चित्र है ये है आपका ओआर गेट का। ये किसका चित्र है? ये आपका ओआर गेट का। दूसरा जो आपका ये चित्र बन रहा है बच्चों, ये जो दूसरा आपका चित्र बन रहा है, ये दूसरा चित्र क्या है? ये दूसरा चित्र आपका है एंड गेट का, AND गेट का है, ठीक है। और ये जो तीसरा बच्चों आपका चित्र बन रहा है ये कौन से गेट का बन रहा है भाई? तो ये जो गेट है ये है आपका बच्चों नॉट गेट। क्या है? ये है आपका नॉट गेट। ये नॉट गेट का चित्र है, NOT। याद रखिएगा सभी बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया है, ठीक है। बुलियन व्यंजक भी याद रख लीजिए, मैं तीनों का रिवाइज करा दे रहा हूं आपके में। तो देखिए जो बुलियन व्यंजक होता है वो ओआर गेट का होता है, y बराबर A.B। क्या मतलब सर गलत लिख रहे हैं? क्या होता है बताइए जल्दी से। बुलियन व्यंजक, तीनों का बुलियन व्यंजक कौन बताएगा सबसे पहले?
सब चीज मैं ही बताऊं तो गलत बात होगा कि नहीं? ये अगर सब चीज मैं ही बताऊं तो फिर ये तो गलत बात हो जाएगा बच्चों। इस पे एक मेरी लाइन भी है कि यदि 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 सब कुछ मिल जाएगा इस दुनिया में तो तमन्ना किसकी करोगे? कि अगर सब कुछ मिल जाएगा इस दुनिया में तो तमन्ना किसकी करोगे? अरे कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही जिंदगी जीने का मजा देती है। जब तक आपके पास कुछ अधूरी ख्वाहिश नहीं है तब तक मजा नहीं है जिंदगी का। इसलिए आप अगर अच्छा करना चाहते हैं कुछ भी तो अधूरी ख्वाहिशें लेके चलिए, वही आपको मोटिवेटेड रखेगा, वही आपको आगे बढ़ने के लिए हमेशा काम करते रहने पे मजबूर रखेगा। तो बताइए बुलियन व्यंजक बताइए इसका, बताइए बच्चों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया। y बराबर क्या होता है बच्चों? y बराबर जिसने जिसने बताया y बराबर a प्लस बी, उनका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है, ये होता है OR गेट का बुलियन व्यंजक। ठीक है, और y बराबर a डॉट बी ये किसका होता है? और y बराबर ए बी पे बार ये किसका होता है? ये बताइएगा। ये आपको मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं। ये दोनों किसका होता है ये आप मुझे बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि किसी OR गेट के में एक निवेशी 0 है और दूसरा निवेशी आपका 1 है। एक निवेशी कितना है? 0 और एक है 1, तो निर्गत कितना होगा? 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। अभी बचवा मैंने बताया कि बुलियन व्यंजक y बराबर a प्लस बी होता है OR गेट के लिए। तो जैसे ही आप रखेंगे a का मान 0, b का मान 1, तो ये कितना आ जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंपल सिंपल। अब इससे भी सिंपल क्या हो सकता है भाई? है तो गलत बात नहीं, एकदम आंसर दिया करिए अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये कह रहा है कि एक द्विनिवेशी OR गेट में निर्गत शून्य होगा यदि, 2016 का डिमांडेड क्वेश्चन है, एक द्विनिवेशी OR गेट में निर्गत शून्य क्या होगा? अब आप में से ढेर सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर द्विनिवेशी क्या है ये। तो द्विनिवेशी मतलब क्या? OR गेट का अगर आप चित्र देखेंगे तो इसमें 2 ही तो निवेशी होते हैं, तो वही तो पूछ रहा है बस, और कोई बदलाव थोड़ी किया है इसने। तो इस द्विनिवेशी OR गेट में ये जो निर्गत है ये क्या होगा? अगर ये A है, मान लीजिए ये है B और ये है Y, तो आपको बताना है कि क्या होगा। तो आप जानते हैं y बराबर a प्लस बी होता है OR गेट के लिए। तो शून्य कब होगा? जब a बराबर भी 0 होगा और b बराबर भी 0 होगा, यानी दोनों निवेशी शून्य होगा, तब आपका निर्गत क्या होगा बच्चों? निर्गत भी आपका शून्य होगा, यानी y बराबर 0 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? दोनों निवेशी शून्य हो तब निर्गत जाके शून्य होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बच्चों सी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना मांगता है बच्चों, मांगता है कि नहीं? अरे बिल्कुल मांगता है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया बच्चों, अब ये लीजिए क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन एकदम दे रहा हूं, आप एकदम तसल्ली के साथ बैठिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एक नाभिक के विखंडन में 3.2 × 10⁻⁻11 जूल ऊर्जा निकलती है। एक चीज और याद रखेंगे बच्चों कि नाभिक में 2 प्रकार की रिएक्शंस होते हैं, एक तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। ये 2 प्रकार की नाभिक की बहुत ही पॉपुलर अभिक्रिया है। जो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है वो नाभिकीय संलयन के माध्यम से होता है। ठीक है, और नाभिकीय संलयन पर आधारित एक बॉम्ब का नाम क्या है भाई? हाइड्रोजन बॉम्ब। और नाभिकीय विखंडन पर आधारित एक बॉम्ब का नाम क्या है? परमाणु बॉम्ब। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाभिक के विखंडन में इतनी जूल ऊर्जा निकलती है, एक 16 किलोवाट बिजली घर के लिए कितने नाभिक प्रति सेकंड की आवश्यकता होगी? मतलब एक अगर 16 किलोवाट बिजली घर हो तो उसके लिए कितने नाभिक प्रति सेकंड की आवश्यकता होगी? एक सेकंड में कितने नाभिक के विखंडन होने की प्रति सेकंड आवश्यकता होगी? जल्दी बताइए। आंसर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
हम सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो आंसर आपको बताना है फटाफट, कौन बताएगा? तो बच्चा देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एक नाभिक के विखंडन में इतनी जूल ऊर्जा मिलती है, तो 16 किलोवाट बिजली घर के लिए कितने नाभिक प्रति सेकंड की आवश्यकता होगी? तो अगर 1 रुपए में 5 चॉकलेट, तो 5 रुपए में कितने चॉकलेट? तो 5 गुणे 5 25 चॉकलेट, है ना। लेकिन आपको प्रति सेकंड पूछ रहा है, इसलिए जो आपकी जो है वो नाभिक की आवश्यकता होगी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी टोटल कितना है? तो यहां पे आपका है 16 किलोवाट बिजली का घर है, तो आप जानते हैं 16 किलोवाट को वाट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 गुणे, अरे लाल महाराज हटो जल्दी, व्हाइट कलर आओ या पीला कलर। तो 16 किलोवाट, तो 16 गुणे 10 की घात किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, और बटे में ये एक नाभिक में जितनी ऊर्जा निकल रही है वो 10 की घात -11, भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 1 जीरो बैठ जाएगा, 16 दूनी के 32, और ये 10 की घात -11 है बच्चों, एक मत समझ जाइएगा। तो अब यहाँ पे हो गया 1/2, 1/2 मतलब 0.5, और इंटू 10 की घात 4 और 11 ऊपर जाएगा, तो 10 की घात 4 और 11 15, ठीक है। और अगर हम इसको मानक रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा बच्चों? 5 गुणे 10 की घात, यहां पे देखिए ऊपर जाएगा तो 10 की घात 15 में से 1 गया 14, तो 5 गुणे 10 की घात 14 कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सबको समझ आया तो मुझे बताइए, सबको समझ आ गया? 2019 का क्वेश्चन है ये, एकदम मजेदार क्वेश्चन है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे बच्चों, आप P बराबर क्या होता है? W/T होता है, आप जानते हैं ना, हैं? P बराबर क्या होता है? W/T होता है। तो अगर प्रति सेकंड हम देखें, यानी 1/T का मान देखें, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? P/W के बराबर। तो प्रति सेकंड कितने नाभिक जो है वो की आवश्यकता होगी? तो प्रति सेकंड P/W नाभिक की आवश्यकता होगी। P का मान हमने रख दिया, W का मान रख दिया, आंसर निकल के आ गया, सिंपल। कैसी बात करते हैं बच्चों, थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाते आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये लीजिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन कह रहा है कि ताप अभिक्रिया 1H2 + 2He4 + 1H1 + न्यूट्रॉन प्लस इतनी ऊर्जा निकल रही है। अभिकारक की प्रति न्यूक्लियॉन निष्कासित ऊर्जा कितनी होगी? 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, उसी साल में जिस साल में 2012 में आई भूकंप, तू ही बचई है ये माई, है कि नहीं, ये वाला गाना निकला था ना। तो उसी साल में ये क्वेश्चन भूकंप की तरह आया था बच्चों के सामने। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। मैं वेट नहीं कर सकता, क्योंकि अगले क्वेश्चंस को सबसे तेज आपके ऊपर पटकना है। अभिकारक मतलब शुरू वाला, ये वाला, ये जो शुरू वाला है 3, किधर गया ये 3 1H2 यानी ड्यूटीरियम। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको बताना है कि प्रति न्यूक्लियॉन निष्कासित ऊर्जा कितनी होगी। जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी बताइए फटाफट। देखिए ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 ड्यूटीरियम का यहाँ पे है, तो इसमें न्यूक्लियॉन कितने होंगे? 3 ड्यूटीरियम है, तो प्रोटॉन 3 होंगे, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं क्या? न्यूक्लियॉन। तो 3 और 3 6 न्यूक्लियॉनों की संख्या होगी। तो जब 6 न्यूक्लियॉनों की संख्या होगी तो प्रति सेकंड अभिकारक की प्रति न्यूक्लियॉन
निष्कासित ऊर्जा कितनी होगी? तो यहाँ पे ऊर्जा आपका कितना है? ऊर्जा है आपका 21.6 और बटे में प्रति सेकंड न्यूक्लियॉन कितने हैं? 6 है ना। इसमें देख लीजिए आप 6 हैं, इसमें आप देखेंगे अगर तो 6 होंगे न्यूक्लियॉन। ठीक है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? न्यूक्लियॉनों की संख्या कहलाती है। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 6 3 18 और 18 19 20 21, 3 बचा, 6 6 36, तो 3.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपका दबदबा मत बना चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया बच्चों। अब ये लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? 2007 और 2016 में धमाल मचाने वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मैंने रखा है। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? बताइए जल्दी से। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य पे ऐसा क्या है जिससे बहुत सारी विकिरण, बहुत सारी ऊर्जाएं वहां पे देखने को मिलती हैं, है ना, और कभी खत्म भी नहीं होती। करोड़ों अरबों साल से जो है वो सूरज चमकता आ रहा है और लाखों करोड़ों साल तक चमकता रहेगा। तो ऐसा क्या है भाई कि उसका खत्म ही नहीं होता है? हम सुबह में खाते हैं और शाम को हमें भूख लग जाता है, या आपके पापा कहेंगे कि हम 1 महीना कमाते हैं और 10 दिन में वो सैलरी उड़ जाती है। लेकिन सूरज के पास ऐसा क्या है कि वो उड़ता ही नहीं है कुछ। तो सूरज पे एक विशेष प्रकार की बच्चों अभिक्रिया होती है जिसको हम कहते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में बहुत सारी एनर्जी निकालता रहता है और उसी एनर्जी के निकलने के कारण सूर्य पर एनर्जी का बंबार है, बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत सारी विकिरण ऊर्जाएं हैं जो कभी समाप्त भी नहीं हो सकती, चाहे वो कितना भी उत्सर्जित क्यों ना कर ले। ठीक है, क्योंकि अभी भी जब हम लोग क्लास कर रहे हैं ना तो वहां पे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो रही है, वहां पे प्रति सेकंड बहुत सारी ऊर्जाएं जो है वो निकल रही हैं। तो इसलिए इस पे खत्म नहीं होगा जल्दी, आप निश्चिंत रहिए, है ना। और खत्म हो भी जाता है तो हमारे पास भी बहुत सारी एनर्जी है बच्चों, मैं दे दूंगा आपको, हैं। ओके, चलिए दूसरा सूरज तो आपके रोशन सर हैं, नाम ही आपने रोशन सर रख रखा है कि नहीं? तो कभी भी रोशनी की जरूरत पड़े तो मुझे बताइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चों कि हाइड्रोजन परमाणु में आर त्रिज्या की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। हाइड्रोजन परमाणु में आर त्रिज्या की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा है। अगर हम हाइड्रोजन का बच्चों नाभिक बनाएंगे तो हाइड्रोजन परमाणु ये हमने बना दिया, ये नाभिक बना दिया, ये है आपका बच्चों इलेक्ट्रॉन, ये मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं, इधर त्रिज्या आर है, ये त्रिज्या है कितनी? आर। तो इनकी गतिज ऊर्जा होगी, क्या होगी गतिज ऊर्जा? बताइए जल्दी से, मैं वेट करता हूं कि आप में से कितने बच्चों का करेक्ट जवाब आएगा। जल्दी बताइए गतिज ऊर्जा क्या होगी? जल्दी से देखिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि 1/4πε0 ई स्क्वायर बटे में 2r होता है। क्या होता है? ई स्क्वायर बटे में 2r होता है इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणु के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया बच्चों। अब ये लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा पढ़िए। कहां गया भाई? यही है क्या? यही है क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिएगा कि किसी धातु का कार्यफलन यानी W का मान दिया गया है कितना? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। शून्य गतिज ऊर्जा के प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक विकिरण की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी? 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी बताइए बच्चों, मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने बच्चों का बिल्कुल करेक्ट जवाब आ रहा है। जल्दी बताइए फटाफट, जल्दी बताइए कितनी होगी? एक फॉर्मूला बच्चों होता है कार्यफलन का, अगर आपको याद होगा तो
कार्यफलन W बराबर HC बाई लेमडा। W बराबर क्या होता है बच्चों? HC बाई लेमडा, जहां H क्या है? प्लांक नियतांक, जहां पे C क्या है? प्रकाश की चाल, लेमडा क्या है? प्रकाश का तरंगदैर्ध्य। तो अगर बच्चों हमें निकालना है तरंगदैर्ध्य का मान, तो लेमडा को इधर भेजिए, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? HC बटा W। क्या हो जाएगा? HC बटा W। तो अब यहाँ पे लेमडा का मान निकालेंगे तो H का मान क्या है? प्लांक नियतांक का वैल्यू देता नहीं है बच्चों, आपको याद रखना पड़ेगा। प्लांक नियतांक की वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और गुणे C क्या है? प्रकाश की चाल, इसकी वैल्यू होती है 3 गुणे 10⁸ और बटे में W कार्यफलन कितना दिया है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां पे लिखेंगे क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी जूल होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। तो अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 4 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। अब अगर आप इसको काटना चाहें तो काट पीट कर दीजिए, आपका लेमडा का मान निकल के आ जाएगा। कैसे काटेंगे? कैसे काटेंगे? 16 × 80, 16 × 16 = 48, 16 चौको 64 हो जाएगा, फिर 62 66 नहीं होगा। तो 2 से काटिए ना, 2 से काटेंगे 2 दूनी के 4, 2 से काटेंगे 33, 3.3। अब कुछ कट रहा है? अब कुछ नहीं कट रहा है, तो इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 33 का 3 में, तो 9.9 इंटू 10⁻⁻ कितना? 19 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 19 और 8 27, और 27 और 34 है, 27 प्लस में 34 माइनस में है, तो यहाँ पे 27 3 और 4 3 7 10⁻⁻7 और बटे में बच्चों क्या है? 2 और गुणे 16, 16 दूनी के 32, यानी 3.2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा क्या बच्चों? 3.2, 3.2, अरे 3 लिख जा भाई बढ़िया से, 3.2 और गुणे 10⁻, कितना? कुछ भी नहीं। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये कट सकता है कितने बार में? लगभग 3 बार में, है ना? लगभग ये 3 बार में कट सकता है। और जब 3 बार आपने यहाँ पे देख लिया तो 3 इन सभी में कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहता तो आप करते, लेकिन ये एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, तो 3 दिख गया तो मार दीजिए सीधे। अब पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। पूरा सॉल्व क्यों करेंगे भाई जब ऐसे ही आ गया आंसर? हैं, समझ आया? बिल्कुल समझ आया। पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3108 एंगस्ट्रॉम, है ना? हम क्या करेंगे? इसको 10⁻⁻10 में कन्वर्ट करेंगे, तब 3108 आएगा। ठीक है, अभी ये मीटर में आएगा, उसके बाद हम एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो 3108 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया बच्चों। अब क्वेश्चन सॉल्व करिए। 2 कला संबद्ध स्रोत होते हैं, 2 कला संबद्ध स्रोत होते हैं यदि तरंगे उत्पन्न करते हैं, यदि वे तरंगे उत्पन्न करते हैं। 2 कला संबद्ध स्रोत कौन होते हैं? यदि वे तरंगे उत्पन्न करते हैं। किस प्रकार की? एक समान तरंगे की, या एक समान वेग की, या एक समान आवृत्ति की तरंगों को हम दो कला संबद्ध स्रोत कहेंगे, या नियत कालांतर की? जल्दी बताइए आंसर, जल्दी आंसर। 2020 में बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2020 का ये क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आंसर होगा वो होगा नियत कालांतर की। नियत कालांतर की 2 स्रोत कला संबद्ध होते हैं। ऐसे 2 स्रोत जिनका कालांतर जो है वो बिल्कुल समान है, यानी कांस्टेंट है, ऐसे स्रोतों को हम क्या कहते हैं बच्चों? कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। और वो भी आराम से आपने समझ लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे है, ये लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है कि जल की सतह पर तेल की पतली परत बिछी हुई है। जल की सतह पर तेल की पतली परत बिछी हुई है,
सूर्य के प्रकाश में इस सतह पर सुंदर रंग दिखाई देने का कारण है। एक्चुअली होता क्या है कि जल की सतह पर जब तेल की परत बिछी होती है और जैसे ही सूरज की प्रकाश उस पर पड़ती है तो वो चमकीली दिखाई देने लगती है। यहाँ पे सुंदर लिखा है, लेकिन सुंदर का मतलब क्या? चमकीली, चमकीला। जैसे जब आप स्मार्ट लगते हैं तो आपके दोस्त क्या कहते हैं? अरे आज तो बड़ा चमक रहे हो भाई, हैं? तो चमक रहे हो इसका मतलब क्या? सुंदर दिखाई दे रहे हो। तो वही यहाँ पे उसका जो है वो यहाँ पे बताया गया है कि सूर्य के प्रकाश में वह सतह जो है वो सुंदर दिखाई देने लगता है, अर्थात चमकने लगता है। तो उसका कारण क्या होता है? तो कारण है बच्चों इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण एक ऐसी घटना है जिसमें जब दो बराबर परंतु बराबर तरंगे चलती हैं तो अध्यारोपण के कारण किसी किसी जगह पे जो है वो ज्यादा चमकदार दिखाई देती है और किसी पे बिल्कुल चमकदार नहीं दिखाई देती, और इसके कारण जो है वो पूरा का पूरा सतह चमकदार दिखाई देने लगता है। ठीक है, एक जगह पे संपोषी व्यतिकरण होगा, एक जगह पे विनाशी व्यतिकरण होने लगेगा। तो इस तरीके से प्रकाश का व्यतिकरण इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है बच्चों। यदि व्यतिकरण करने वाली दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 16 संबंधी 9 है, यदि व्यतिकरण करने वाली दो तरंगे हैं और उन दोनों तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 16 संबंधी 9 है, यानी कि I1 और I2 का रेशियो 16 संबंधी 9 है, तो व्यतिकरण प्रतिरूप में महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? व्यतिकरण प्रतिरूप में महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात, यानी I मैक्स और I मीन की वैल्यू पूछ रहा है। बताइए आंसर कैसे निकालेंगे? बहुत ज्यादा बच्चों सिंपल क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, और वही दिमाग आपने लगा दिया तो फिर आपको कोई रोकने और टोकने वाला नजर नहीं आएगा। आप बहुत ज्यादा जोरदार इसका आंसर निकाल पाएंगे। निकालिए जल्दी से, जल्दी निकालिए। सभी बच्चों का करेक्ट जवाब आना चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। फटाफट आ गया आंसर। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो तीव्रताओं का अनुपात दिया गया है 16 संबंधी 9, यानी यहां पे दिया गया है क्या बच्चों? I1 बटे में I2 बराबर दिया गया है कितना? 16 बटा में 9। और यहां पे आप लिखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये गिवन दिया गया है, गिवन दैट में आप इसको लिखेंगे कि हम जानते हैं कि I1 और I2 का अनुपात कितना दिया गया है? 16 संबंधी 9, 16 बटा 9 दिया गया है। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे बच्चों? हम जानते हैं कि I समानुपाती A स्क्वायर, तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तीव्रता क्या होती है बच्चों? आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो अगर ये दिया गया है I1 बटे में I2, I1 बटे में I2 बराबर 16 बटा 9, तो I1 की जगह पे लिख सकते हैं A1 का स्क्वायर बटे में A2 का स्क्वायर बराबर में 16 बटा 9, क्योंकि तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो I1 की जगह पे हम लिख सकते हैं A1 स्क्वायर और I2 की जगह पे लिख सकते हैं A2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से A1 बटा A2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 4 बटा 9, क्योंकि A1 बटा A2 करेंगे तो इसका अंडर रूट चढ़ जाएगा, और 16 का अंडर रूट 4 होता है और 9 का अंडर रूट 3 होता है। तो 4 बटा 3 ना लिखना चाहिए मास्टर साहब। बिल्कुल भाई, मैं भूल गया बच्चों, और इसके लिए माफी चाहता हूं। ओके, तो ये A1 का मान 4, A2 का मान 3 हो गया बच्चों। तो अब आपको I मैक्स और I मीन, यानी I अधिकतम, तीव्रताओं का अधिकतम वैल्यू और तीव्रताओं का न्यूनतम वैल्यू का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसके लिए बच्चों एक सूत्र होता है, जो सूत्र से अगेन आपको प्यार करना है कि I मैक्स बराबर होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और I मिनिमम, I यानी तीव्रताओं का न्यूनतम वैल्यू के लिए होता है I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर। तो यहां पे बच्चों अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? I मैक्स और बटे में I मीन बराबर
आई मैक्स बटे में आई मीन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, यानी 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर और बटे में 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 और बटे में 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पे आई अधिकतम और आई न्यूनतम, आई मैक्स रेशियो आई मीन बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 49 संबंधे 9, 49 संबंधे 1। ऑप्शन नंबर बोलते नहीं है बचवा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 49 संबंधे 1। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देख रहे हैं बच्चों कैसे हो रहा है, देख रहे हो विनोद कैसे मास्टर साहब सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो ऐसे ही आपको भी सॉल्व करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, टेंशन की कोई बात नहीं है। जब तक हम हैं तब तक क्या गम है बच्चों, ठीक है, जब तक हम हैं तब तक क्या गम है, जब हम नहीं रहेंगे तब तो गम रहेगा, और नहीं क्यों रहेंगे तो बवाल मचाते रहेंगे बचवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया, अब ये लीजिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में किसकी व्याख्या तरंग सिद्धांत द्वारा नहीं की जा सकती। हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत एक होता है और उस तरंग सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के अलग अलग घटनाओं को सिद्ध किया जाता है, लेकिन प्रकाश का एक ऐसा घटना है जिसको हम हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत के द्वारा नहीं सॉल्व कर सकते हैं, उसके द्वारा जो है वो नहीं समझाया जा सकता है। तो वो घटना कौन सा है, कौन बताएगा, वो घटना कौन सा है बच्चों, किसको हम हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत के द्वारा नहीं समझा सकते, बताइए जल्दी से, आंसर आना चाहिए सबका। देखिए इसमें व्यतिकरण, तो व्यतिकरण को बिल्कुल हाइगेन्स के सिद्धांत द्वारा समझाया जाता है। विवर्तन, तो विवर्तन को भी, ध्रुवण को भी। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत के द्वारा नहीं समझाया जा सकता है, क्योंकि इसको क्वांटम फिजिक्स यानी कि प्रकाश के क्वांटम के सिद्धांत के माध्यम से समझाया जाता है। किसको, प्रकाश वैद्युत प्रभाव को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये लीजिए क्वेश्चन कह रहा है कि हाइगेन्स के अनुसार प्रकाश तरंगे होती हैं। हाइगेन्स ने जब अपना मत दिया तो उस मत में उन्होंने क्या कहा, प्रकाश तरंगे क्या होती है, यांत्रिक अनुदैर्ध्य, यांत्रिक अनुप्रस्थ, या वैद्युत चुंबकीय, या यांत्रिक गोलीय। जल्दी बताइए आंसर, जल्दी बताइए आंसर बच्चों, क्या होती हैं हाइगेन्स के अनुसार। प्रकाश तरंगों को क्या माना गया है, तो देखिए हाइगेन्स ने यह माना कि प्रकाश वेव फॉर्म में चलती है और इसी को जो है वो यांत्रिक अनुदैर्ध्य कहा जाता है। तो हाइगेन्स के अनुसार प्रकाश तरंगे क्या होती हैं, यांत्रिक अनुदैर्ध्य होती हैं। क्या होती हैं, यांत्रिक अनुदैर्ध्य होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया बच्चों, अब ये लीजिए क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल अगर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तो 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, ये आपको बताना है। और ओ माय गॉड 2022 और 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, 22 कह रहा हूं, 2012 और 17 में ये क्वेश्चन आपका बना हुआ है। तो कौन बताएगा इसका आंसर, इसका आंसर कौन बताएगा। एक बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है बच्चों, और उस प्यारे फॉर्मूले से आपको प्यार कर लेना है। और मैं अभी बताऊंगा, अगर आपको पता है पहले से कि वो प्यारा फॉर्मूला कौन है तो जरा उस छोटू को यहां पे लिखिए, तो उस छोटू को लिखिए, क्योंकि वही छोटू इस मोटू सवाल को सॉल्व कर सकता है। क्या राइमिंग बैठी है भाई, वही छोटू इस मोटू को सॉल्व कर सकता है। तो क्या है वो छोटू, सबसे पहले इस मोटू के वैल्यू को लिखते हैं। प्रकाश की चाल C बराबर दिया गया है बच्चों कितना, 3 × 10⁸। ये जग जाहिर है, यानी दुनिया जानती है इसके वैल्यू को। और n बराबर अपवर्तनांक का मान कितना दिया गया है बच्चों, तो 1.5 दिया गया है, ठीक है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, अच्छा ठीक है।
एक चीज आपको जानते हैं, इसको बच्चों हम यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला कि n बराबर होता है क्या, c बटा v। n बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला c बटा v, और यही छोटुआ इस मोटू सवाल को सॉल्व करेगा। n बराबर क्या होता है बच्चों, c बटा v, बेसिक फॉर्मूला है जो आपको 9-10 में भी पढ़ाया गया होगा। और n बराबर c बटा v का मतलब क्या है कि अपवर्तनांक बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल और बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, अपवर्तनांक बराबर ये होता है। अब बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, वायु में प्रकाश की चाल आप सभी जानते हैं 3 × 10⁸ होता है, और माध्यम में प्रकाश की चाल आपको निकालना है, बेसिकली किस में निकालना है, कांच में। तो Vg लिख दीजिए ताकि इसको और भी रुतबा मिल जाए कि अरे हमको G कह रहे हैं, तो Vg, G मतलब क्या, ग्लास। उसको नहीं पता है कि ग्लास को G कहा जा रहा है, लेकिन वो समझेगा अरे G इतनी बड़ी उपाधि मेरे लिए। तो माध्यम में प्रकाश की चाल को हमने Vg से प्रदर्शित कर दिया। और बच्चों ये जो अपवर्तनांक की वैल्यू है 1.5, उसको यहां पर रख दिया। तो हमको Vg का मान निकालना है। दांत कट गया बच्चों जीभ से, दांत कट गया जीभ से, जीभ कट गया दांत से, कौन याद कर रहा है, पकड़ो उसको। क्लास चलते क्लास में कौन इतना याद कर रहा है कि जीभ दांत से कट रही है, गलत बात। आज मैं रिश्तेदारों की खैर नहीं लूंगा। 3 × 10⁸ और बटे में 1.5। अब बच्चों दशमलव हटता है तो कमाल होता है, दशमलव हटेगा तो यहाँ पे एक 0 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 × 10⁸ और बटे में 15। 15 को काटिए, 15 दूनी 30। Vg यानी कांच में प्रकाश की चाल कितनी हो गई, 2 × 10⁸। कितनी हो गई बच्चों, 2 × 10⁸। और मीटर प्रति सेकंड तो आपको जानते हैं चाल का मात्रक होता है। तो कोई ऑप्शन है क्या, अरे वाह, है ना बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं बच्चों, बवाल वाला क्वेश्चन है, एकदम फायर क्वेश्चन है ये छोटा सा क्वेश्चन देख के फ्लावर समझे क्या, फायर है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, और जो एक बार से ज्यादा क्वेश्चन पूछ दिया जाए वो फायर हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है बात, ठीक है बच्चों, अरे बोलते नहीं हैं, बोलिए जल्दी से। बिल्कुल, अब हम चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन देखिए, एलसीआर परिपथ। सर ये तो चैप्टर तैयार ही नहीं है, मैंने कहा यही चैप्टर बच्चों तैयार करना है आपको। मैंने लाइव क्लास में बहुत सारी ऐसी लाइव क्लास में क्वेश्चंस कराए हैं एलसीआर परिपथ से रिलेटेड या प्रत्यावर्ती धारा से रिलेटेड, जिसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलेगा बच्चों। तो वो है एलसीआर श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद की स्थिति में धारा तथा लगाई गई वोल्टता के बीच कालांतर कितना होगा। 2017 में और 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। अनुनाद की स्थिति में धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर कितना होगा, बताइए बताइए। मैं इंतजार कर रहा हूं आप सभी स्टूडेंट्स का कि किसका सबसे पहले और करेक्ट जवाब आएगा, जल्दी बताइए बच्चों। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बिल्कुल सही बात है भाई। इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो एलसीआर श्रेणी परिपथ में अनुनाद की स्थिति में धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं बच्चों क्या कि tan phi बराबर क्या होता है, tan phi बराबर होता है XL माइनस XC और बटे में R। tan phi बराबर कितना होता है, XL माइनस XC और बटे में R। और अगर बच्चों आप देखेंगे यहां पे तो tan phi बराबर कितना हो जाएगा, tan phi बराबर हो जाएगा अनुनाद की स्थिति में, रेजोनेंस की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति कब उत्पन्न होती है बच्चों, जब भाई भाई बराबर होते हैं। भाई भाई मतलब ये XL और XC ये दोनों जुड़वा भाई आपस में बराबर होंगे तो अनुनाद की स्थिति होगी। और जब ये दोनों बराबर होंगे तो ये फॉर्मूला में दोनों को बराबर रख दिया जाएगा, तो ऊपर 0 और बटे में R, और ये 0 तो 0 में किसी भी चीज का भाग देने पर वैल्यू आती है 0। और tan किसका मान बच्चों 0 होता है, tan किसका मान 0 होता है। तो अब आप कहेंगे कि सर tan 0
टेन जीरो को आप लिख के देख लीजिए, साइन जीरो बटा कॉस जीरो, साइन जीरो का मान जीरो और कॉस जीरो का मान 1, तो ये जीरो ही हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा बच्चों। तो टेन जीरो का मान जीरो होता है, यहाँ पे लिखेंगे टेन 90 का तो इन्फिनेटिव होता है, यहाँ पे लिखेंगे टेन जीरो। अब यहाँ से ये कट गया तो फाइव बराबर कितना आ गया, 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, कालांतर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जितने बच्चों का डी आंसर आया है बिल्कुल करेक्ट जवाब है। सबका आया है, एक बार चेक करिए, तो एक बार चेक करिए सभी बच्चे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे गया बच्चों। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी आपका प्रत्यावर्ती धारा का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा एक बार ध्यान से पढ़िए। एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R बराबर 100 ओम, XL बराबर 300 ओम तथा XC बराबर 200 ओम श्रेणी क्रम में तीनों जुड़े हैं। आरोपित वैद्युत वाहक बल तथा प्रवाहित धारा में कालांतर कितना होगा, ये मुझे आपको बताना है। आपको मुझे बताना है, मुझे आपको नहीं। जल्दी से सॉल्व करके बताइए आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो LCR परिपथ है इसमें तीनों की वैल्यू आपको दी गई है। आरोपित विद्युत वाहक बल और प्रवाहित धारा में कालांतर कितना होगा, जो फॉर्मूला मैंने पीछे लिखा वही फॉर्मूला आपको लिखना है यहाँ पे। tan फाई बराबर कालांतर मतलब tan फाई XL माइनस XC और बटे में R। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे जीरो नहीं होगा क्योंकि अनुनाद की स्थिति नहीं आ रही है, इसमें सभी वैल्यू को दे दिया गया है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है बच्चों क्या, R बराबर 100 ओम और कुछ, XL बराबर 300 ओम, प्रेरण प्रतिघात हम इसको कहते हैं, और XC का मान कितना दिया गया है बच्चों, XC का मान आपका है 200 ओम। तो आपको कालांतर निकालना है, तो यहाँ पे निकालेंगे tan फाई बराबर XL माइनस XC यानी 300 माइनस 200 और बटे में R का मान कितना है 100। 300 में से 200 गया, 100 बटा 100, 100 बटा 100 का मान 1 होता है बच्चों। और 1 किसका मान होता है आप बताइए मुझे। सर 1 सबका मालिक 1 कौन, 45 चचा। तो tan 45 डिग्री लिख देंगे यहाँ पे। अब इससे ये कट गया तो आंसर कितना आ गया, कालांतर 45 डिग्री। 45 डिग्री इसका कालांतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख सकते हैं बच्चों, देख रहे हैं कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पे। तो ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है और ये वाला क्वेश्चन स्पेशली 2019 में पूछा गया है, तो इस बार के लिए तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए बच्चों। और जितनी भी लाइव क्लासेस मैंने बनाई हैं, किसी में न्यूमेरिकल्स, किसी में थ्योरेटिकल, किसी में बहुत सारी चीजें, और एग्जाम टाइम में लाइव भी चल रहा होगा बच्चों। अभी चेक करिए अभी कि लाइव चल रहा है कि नहीं। चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं। सबसे आज सबको 2x स्पीड पे देखिए, सबको आज सब तैयार होना चाहिए बिल्कुल आपका। ठीक है, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों क्या, कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के समीकरण क्रमशः I बराबर, ये धारा का समीकरण है, I बराबर 2 sin ओमेगा टी और वोल्टेज का समीकरण V बराबर 5 cos ओमेगा टी है। परिपथ में शक्ति क्षय कितनी होगी। और ये क्वेश्चन बच्चों, ऐसा कोई भी क्वेश्चन मैं नहीं ला रहा हूं जो आपके एग्जाम में ना पूछा गया हो, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका आंसर बताइए, परिपथ में शक्ति क्षय कितनी होगी, कौन बताएगा। परिपथ में शक्ति क्षय कितनी होगी, परिपथ में शक्ति क्षय कितनी होगी, किसका आंसर आ रहा है भाई। बिल्कुल जबरदस्त तरीके से जवाब देना है। परिपथ में शक्ति क्षय कितनी होगी। देखिए बच्चों, अगर आप इस धारा और इस वोल्टेज का समीकरण देखेंगे तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे, ये साइन ओमेगा टी है और ये कॉस ओमेगा टी है।
और साइन और कॉस दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, लंबवत, यानी कि 90 डिग्री पे। तो इनके बीच कालांतर क्या होगा, 90 डिग्री जो है वो धारा जो है वो अग्रगामी होगी वोल्टेज से। और इस स्थिति में जो शक्ति क्षय होता है उसका फॉर्मूला होता है P बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। P बराबर VRMS IRMS इंटू कॉस फाई, कॉस फाई। ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर। तो जब आप इसमें रखेंगे वैल्यू को तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये बच्चों समीकरण, ये जो समीकरण है इसकी तुलना I बराबर I0 साइन ओमेगा टी से करिए और इसकी तुलना V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से करिए। दोनों की तुलना करेंगे तो V0 की वैल्यू 5 आ रहा है, I0 की वैल्यू 2 आ रहा है। तो यहां पे आप लिखना पड़ेगा आपको कि चूंकि I0 बराबर 2 और V0 बराबर 5, और आप जानते हैं, यहां पे लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि IRMS बराबर I0 बटा √2। I0 का मान है 2 और बटे में √2, गुणे √ में 2 और बटे में √ में 2। बच्चों ये हो जाएगा 2√2 बटा 2, तो ये हो जाएगा 2 और √2। और VRMS को अगर आप निकालेंगे तो VRMS बराबर V0 बटा √2। V0 का मान है 5 और बटे में √2 इंटू √2 और बटे में √2, तो ये हो जाएगा 5√2 और बटा 2। ठीक है, तो ये VRMS की वैल्यू, ये IRMS की वैल्यू, दोनों को गुणा कर दीजिए, शक्ति क्षय निकल के आ जाएगा। तो शक्ति क्षय P बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, VRMS यानी 5√2 बटे में 2 और गुणे IRMS √2 और इंटू कॉस फाई। फाई का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच कालांतर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे थीटा बराबर 90 डिग्री, क्योंकि धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर कितना है, 90 डिग्री। तो P बराबर कितना हो जाएगा, cos 90 का मान 0। चूंकि cos 90 बराबर 0, तो ऐसी स्थिति में शक्ति क्षय 0 वाट आ जाएगा। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ आया? शक्ति क्षय का ये फॉर्मूला है जिसको आपको अच्छे से याद रख लेना है बच्चों। शक्ति क्षय का ये फॉर्मूला है जिसको आपको अच्छे तरीके से याद रख लेना है। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, हाँ, तो समाप्त हो चुका। कैसा लगा बच्चों ये वीडियो, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके की वीडियोस हम आप सभी तक प्रस्तुत करते रहें, एग्जाम टाइम में आपकी इसी तरीके से हेल्प करते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और रोशन सर को हमेशा याद रखिए कि फिजिक्स में नैया आपकी पार हम ही लगाएंगे। कैसे होता है, नैया आपकी पार हम ही लगाएंगे, है कि नहीं? तो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर जॉइनिंग दिस अमेजिंग सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर, जय हिंद।